हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। शायद आपको इस आवाज में कुछ बदलाव नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये है एक कॉलेब वीडियो। बिना समय खराब किए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। एक गांव में रामधन नाम के एक सेठ रहते थे। सेठ जी के 4 पुत्र थे। सेठ जी का भरा पूरा और संपन्न परिवार था, इसलिए उनके पुत्रों के विवाह भी जल्दी हो गए। आनंद के साथ दिन गुजर रहे थे। पर एक दिन अचानक न जाने क्या हुआ कि सेठ जी की बड़ी पुत्र वधू मकान की छत से नीचे आ गिरी। घर में हाय तौबा मच गई। करीब 2 घंटे बाद उसे होश आया तो वह भयभीत होकर बोली। छत पर न जाने कौन विचित्र आदमी था, लंबे लंबे दांतों वाला। सभी ने ऊपर छत पर जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन दूसरे ही दिन छोटी बहू कपड़े सुखाने छत पर गई तो उसने भी उस भयंकर आकृति के मनुष्य को छत पर टहलते हुए देखा। छोटी बहू कपड़े वहीं पटक चीखती हुई नीचे की तरफ भागी। उसके कहने पर घर के आदमियों ने छत पर जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। घर की सभी औरतों में जबरदस्त भय उत्पन्न हो गया। उन्होंने ने छत पर जाना छोड़ दिया। तीसरे दिन जब लाला रामधन नहा कर आए तो कोई भी बहू कपड़े सुखाने छत पर जाने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिरकार स्वयं सेठ जी ही बड़बड़ाते हुए कपड़े लेकर छत पर पहुंच गए। वहां जाकर उसने देखा तो मुंह से चीख तभी पड़ी। एक भयानक आकृति का मनुष्य एक छोटे से बच्चे शव को नोच नोच कर खा रहा था। चीख सुनकर सेठ जी के चारों बच्चे दौड़कर छत पर पहुंचे तो देखा सेठ जी बेहोश होकर पड़े हुए हैं। सेठ जी को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। करीब 2 घंटे बाद जब सेठ जी को होश आया तो उसने उस भयंकर आकृति के मनुष्य के बारे में बताया तो परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे मारे डर के पीले पड़ गए। घर आकर सभी इस विषय में चर्चा करने लगे। ये किसी भूत जिन्न का काम है, ये सोचकर ओझा के पास पहुंच गए। ओझा ने पूरे मकान के चारों तरफ से झांचा परखा, फिर कहा, किसी बड़े भूत का आना जाना हो गया है, पूजा अर्चना करनी होगी। ओझा के कहे अनुसार पूजा सामग्री मंगवाई गई और मकान की छत पर पूजा का आयोजन रखा गया। घर के सभी सदस्य पूजा में शामिल हो गए। ओझा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी एक चमत्कार हुआ। पूजा की थाली जो सभी के बीच में रखी हुई थी अचानक ऊपर हवा में उठी और तैरती हुई सी उन सब के सिरों के ऊपर मंडराने लगी। तभी ओझा अपने स्थान से उठा और चिल्लाते हुए जीने की तरफ भागा। ओझा के भागते ही घर के सभी सदस्यों ने कातर स्वर में चीखते हुए नीचे की ओर भागना शुरू कर दिया। हवेली की सीढ़ियां संकरी होने के कारण एक दूसरे पर गिरते पड़ते सभी नीचे बरामदे में आ गए। किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा, सभी अधमरे से हो गए थे। अब तो इस हवेली में रहना भी मुश्किल हो गया है, सेठ जी के बड़े पुत्र लक्ष्मण ने कहा। भैया सही कहते हैं, भूतों के अड्डे पर कौन रह सकता है, किसी दिन किसी की जान ही न ले लें। सबसे छोटे ने उसकी बात का अनुमोदन किया। हवेली में नहीं रहेंगे तो क्या सड़क पर जाकर रहेंगे, मंझले पुत्र नारायण ने कहा। भूतों के डर से क्या हवेली को छोड़कर चले जाएंगे। मैं एक पंडित जी को जानता हूं जिसके सामने तगड़े से तगड़ा भूत भी नहीं ठहर सकता। उन्हें कल ही लिवा कर लाऊंगा। अभी आप लोग खाना खाकर सोने जाओ। दूसरे दिन सुबह ही नारायण पंडित जी को बुलाने चला गया। उसकी पत्नी घर के कुछ काम करके कमर सीधी करने अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उसने देखा कि नारायण रजाई ओढ़कर सो रहा है। उसके पांव रजाई में से बाहर निकल रहे थे। उसकी पत्नी ने कमरे की चिटकनी लगाई और चुपचाप उसकी रजाई में घुस गई। अचानक उसकी नजर नारायण के चेहरे पर गई तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वह नारायण नहीं, कोई भयानक आकृति का मनुष्य था जिसके दांत बड़े बड़े और आंखें डरावनी थीं। वह एकदम बाहर की ओर भागी और बरामदे में पहुंचते ही धम्म से गिरकर बेहोश हो गई। तब तक नारायण भी पंडित जी को लेकर आ गया। पंडित जी को सारी बातें बताई गईं। पंडित जी ने घूम फिरकर हवेली का निरीक्षण किया और एक कमरे में अनुष्ठान करने के लिए आसन बिछा रहे थे। तभी छत में लटका पंखा तेजी से घूमा और टूटकर पंडित जी के सिर पर आ गिरा। पंडित जी रक्त में नहा गए। इसके बाद बिना पूजा पाठ के ही वे अपने घर चले गए। अब तो सेठ जी और उनके परिवार के लोग घबरा गए और हवेली छोड़ने का निर्णय कर लिया। उसी शहर के दूसरे भाग में एक आधुनिक टाइप का बंगला किराए पर मिल गया। हवेली में ताला डालकर सभी लोग बंगले में रहने आ गए। उन्होंने फिर कभी हवेली की ओर रुख नहीं किया। 15 वर्ष की अवधि बहुत होती है। इस बीच सेठ रामधन जी नहीं रहे, पर नाती पोतों से भरा हुआ परिवार छोड़कर गए।
अरुण नारायण का पुत्र 12 वर्ष का हो गया था। एक दिन बातों ही बातों में उसे पता चला कि शहर के दूसरे भाग में उनकी बहुत बड़ी हवेली है, पर भूतों के डर से वहां कोई नहीं जाता है। अरुण बहुत हिम्मत वाला लड़का था। वह अपने पुरखों की हवेली देखना चाहता था, पर घर वाले उसे किसी भी सूरत में वहां जाने नहीं देंगे। ये सोचकर एक दिन वह स्कूल से आधा दिन की छुट्टी लेकर हवेली की ओर चल दिया। लोगों से पता पूछते हुए वह हवेली के पास पहुंचा। मुख्य दरवाजे पर ताला लटक रहा था। अरुण ने हवेली को चारों तरफ से घूमकर देखा तो उसे एक स्थान से ऊपर छत पर चढ़ने की जगह मिल गई। वह धीरे धीरे चढ़ता हुआ छत पर पहुंच गया। छत से नीचे मकान में जाने के लिए सीढ़ियां थीं। वह सीढ़ियों के द्वारा अंदर हवेली में पहुंच गया। अंदर हवेली की खूब सफाई थी। ऐसा लगता था जैसे कि हवेली की रोज सफाई होती हो। सामने बेडरूम का दरवाजा खुला था। अरुण बेडरूम में घुस गया। देखा, बेड पर एक भयानक आकृति का मनुष्य लेटा हुआ था। नमस्कार ताऊ जी, अरुण ने कहा। उस मनुष्य ने अरुण की तरफ देखा और बड़े बड़े जोर से हंसने लगा। फिर बोला, कौन है ये तू? तुझे डर नहीं लगता? अभी उधेड़ कर खा जाऊंगा। यहां आने की हिम्मत कैसे पड़ी तेरी? आप तो मेरे ताऊ जी के समान हो, फिर ताऊ जी से डर कैसा? अरुण ने हिम्मत दिखाई। लगता है तू बहुत चतुर है। जानता नहीं मैं जिन्न हूं, उसने कहा। तब तो आज से आपको जिन्न अंकल कहकर पुकारा करूंगा, अरुण ने कहा। क्या मतलब? जिन्न ने पूछा। मतलब कुछ नहीं, अब मैं रोज आपसे मिलने आया करूंगा और आपकी कुछ सेवा भी कर दूंगा, अरुण ने कहा। जिन्न ने कुछ नहीं कहा और हंसने लगा। दूसरे दिन दोपहर बाद अरुण फिर हवेली में पहुंचा। हवेली के मेन गेट का दरवाजा खुला हुआ था। सीधा बेडरूम में घुस गया। जिन्न आराम कर रहा था। अरुण ने नमस्ते कहा तो जिन्न हंसने लगा। पास में ही झाड़ू पड़ा था। अरुण ने उसे उठाया और सफाई करने लगा। जिन्न उसे कौतूहल के साथ देख रहा था। करीब 1 घंटे में उसने पूरी हवेली की सफाई कर डाली। फिर उसने जिन्न के बिस्तर को साफ कर सही तरीके से बिछाया। तू तो बड़े काम का लड़का है ये, जिन्न ने खुश होकर कहा। इस तरह अरुण रोज दोपहर बाद हवेली में जिन्न के पास जाने लगा और जिन्न भी उससे खुश हो गया था। 10-12 दिन जाने के बाद अरुण ने कहा, कल मैं सुबह ही आ जाऊंगा ताऊ जी, कल मेरी रविवार की छुट्टी है। नहीं नहीं, सुबह सुबह मुझे कहीं जाना होता है, तू दोपहर बाद ही आना, जिन्न ने बताया। वैसे आप सुबह सुबह ही जाते कहाँ हो ताऊ जी? मुझे ब्रह्मा जी की सभा में जाना होता है, जिन्न ने कहा। अच्छा यह बात है, क्या आप मेरा छोटा सा एक काम कर देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या काम है? जिन्न ने कहा। ब्रह्मा जी से मेरी उम्र पूछ कर आना, अरुण ने कहा। दूसरे दिन अरुण जैसे ही हवेली में पहुंचा, जिन्न ने बताया, तेरी उम्र 92 साल है। यह क्या उम्र है? अरुण ने कहा। या तो 90 साल होनी चाहिए या पूरे 100 साल। आप कल जाओ तो यह जरूर कहना कि ब्रह्मा जी या तो मेरी उम्र बढ़ाकर 100 साल कर दो और बढ़ा नहीं सकते तो घटाकर 90 साल कर दो। ठीक है, जिन्न ने इस काम के लिए वादा किया। दूसरे दिन हवेली में जाकर ऐप में पढ़े से अपने काम के बारे में पूछा। उम्र बढ़ाकर 100 साल कर दो और बढ़ा नहीं सकते तो घटाकर 90 साल कर दो। ठीक है, जिन्न ने इस काम के लिए वादा किया। दूसरे दिन हवेली में जाकर अरुण ने जिन्न से अपने काम के बारे में पूछा। जिन्न ने हंसकर बताया, मैंने ब्रह्मा जी से बहुत आग्रह किया, पर उन्होंने कहा जो उम्र एक बार लिख दी है उसे 1 मिनट भी ना तो बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। अच्छा यह बात है, अरुण ने कुछ सोचते हुए कहा। दूसरे दिन जब अरुण हवेली में गया तो उसके हाथ में एक मोटी सी जलती हुई लकड़ी थी। यह क्या है? जिन्न ने पूछा। पहले यह बताओ कि यह हवेली किसकी है? अरुण ने कहा। किसी की भी हो, पर अब यह मेरी हवेली है, जिन्न ने बताया। नहीं, यह हवेली मेरी है और तुम्हें इसी वक्त हवेली में से बाहर निकलना होगा, अरुण ने कहा। क्या बोल रहा है लड़के, मैं तुझे अभी खा सकता हूं, जिन्न ने धमकी दी। अरुण हंसा। मूर्ख जिन्न, जब ब्रह्मा जी भी उम्र को 1 दिन भी नहीं घटा सकते तो तेरी क्या औकात। यह कहकर जलती हुई लकड़ी को जिन्न की तरफ बढ़ाया। मुझे मत जलाओ, जिन्न घिघियाने लगा। अब यह बताओ, जब प्रत्येक व्यक्ति की उम्र फिक्स होती है तो तुम भूत जिन्न उसे मार कैसे देते हो? अरुण ने पूछा। नहीं नहीं, हम भूत जिन्न किसी भी आदमी को नहीं मार सकते, हम मनुष्यों को केवल डराते हैं। इस कारण बहुत से कमजोर दिल वाले लोग डर कर मर जाते हैं। अब मुझे जाने दो, मैं कभी भी हवेली में नहीं आऊंगा, जिन्न ने कहा। अरुण ने उसे जाने दिया।
फिर इसके बाद उसने परिवार को पूरी घटना बताई और सभी को लेकर पुनः हवेली में आकर रहने लगे। वास्तव में भूत जिन्न मनुष्य को मार नहीं सकते, इसलिए उनसे कभी नहीं डरना चाहिए। नर्स सोनम की आज से नाइट ड्यूटी चालू हो गई थी। वैसे तो सोनम काफ़ी होशियार थी, पर उसे पता नहीं क्यों नाइट शिफ्ट पसंद नहीं थी। वो अपने घर से अस्पताल के लिए निकलती है और पहुंचकर काउंटर पर अपनी हाजिरी लगाती है। वो बड़बड़ाते हुए रिसेप्शन पर बैठे कुसुम से बोलती है, पता नहीं ये डॉक्टर संतोष भी रात में क्या ड्यूटी करते हैं, मुझे तो रात में काम करने से ही चिढ़ है। इस पर कुसुम हंसते हुए कहती है, यार सोनम, तेरा बस चले तो दिन में भी ना करे और ये अस्पताल बंद हो जाए। ये बोलकर वो हंसने लगती है। इस पर सोनम कहती है, हाँ हाँ तुम भी हंस लो, तुमने वैसे ठीक कहा। ऐसा बोलकर वो भी हंसने लगती है। इस पर कुसुम बोलती है, अब जाओ जल्दी से, वरना डॉक्टर साहब ने देख लिया तो हम दोनों की शामत आएगी। इस पर सोनम कहती है, हाँ ठीक है। सोनम अपने वार्ड की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। इसे वो अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगती है, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसे अपने पीछे से किसी के होने का एहसास होता है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो लगभग दौड़ते हुए अपने वार्ड में पेशेंट को चेक करने जाती है। वो अपने वार्ड में पहुंचती है तो देखती है कि पेशेंट सो रहा है। वो अपने पीछे पलटती है पर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। सोनम अपना पसीना पोंछते हुए जैसे ही आगे पलटती है तो देखती है कि पेशेंट अचानक से उठकर बैठ जाता है और सोनम को अजीब तरीके से घूरने लगता है। उसके चेहरे में सोनम को कोई और चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर वो डर के मारे चीखने लगती है और बाहर की तरफ भाग जाती है। बाहर की तरफ भागते हुए सोनम डॉक्टर संतोष से टकरा जाती है। ये देखकर संतोष लगभग गुस्से से कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें देखकर नहीं चल सकती। इस पर सोनम डरते हुए बोलती है कि वार्ड में कोई है। इस पर संतोष खींचते हुए बोलते हैं, हाँ तो नॉर्मल सी बात है ना, वार्ड में पेशेंट नहीं तो कौन रहेगा। इस पर सोनम कहती है, वहाँ पर पेशेंट नहीं कोई और है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। इस पर संतोष आसपास सभी जगह देखते हैं बट उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता। इस पर वो बोलते हैं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इस पर सोनम कहती है कि नहीं, यहाँ पर कोई है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। इस पर डॉक्टर संतोष कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा बस भ्रम है और अगर तुम्हें इतना डर लगता है तो तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। काम करना है तो ढंग से करो, वरना आराम से घर पर रहो। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और सोनम खड़ी हुई सोचती रह जाती है। तभी उसे अपने पीछे एक साया नजर आता है और वो डरते हुए वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। गुंजन अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी उसे फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और ये सुनकर वो फ़ौरन उठकर बैठ जाती है। उसकी नींद काफ़ी कच्ची थी। वो घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 1 बज रहे होते हैं। वो सोचते हुए नीचे हॉल में आती है तो उसे समझ नहीं आता कि इतनी रात गए किसने कॉल करा होगा। वो फ़ोन उठाती है और जैसे ही हेलो बोलती है, दूसरी तरफ से एक लड़की के रोने की आवाज़ आने लगती है। इसे सुनकर गुंजन फिर से हेलो बोलने लगती है, पर दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ नहीं आ रही थी। गुंजन इस आवाज़ को पहचान लेती है और रोते हुए कहती है, ये तू है ना बहन, अगर तू ही है तो तुम मुझसे बात करना प्लीज़। तू कहाँ है? 6 महीने से हम तुझे कहाँ नहीं ढूंढ रहे, आखिर कहाँ है तू नंदिनी? और तू यहाँ पर सबको छोड़कर क्यों चली गई? 6 महीने बाद आज तूने फ़ोन करा है, अगर कोई बात है तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करूँगी। इस पर उधर से बस एक आवाज़ आती है, दीदी। इससे पहले कि गुंजन कुछ बोल पाती, वहाँ पर उसका पति राजेश आ जाता है और वो गुंजन को गुस्से से घूर रहा होता है। राजेश गुस्से से गुंजन की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है कि किससे बात कर रही हो। इस पर वो हकलाते हुए कहती है कि मैं नंदिनी से बात कर रही हूँ।
आज 6 महीने बाद उसने पहली बार मुझे फ़ोन करा। नंदिनी का नाम सुनते ही राजेश गुंजन के हाथ से फ़ोन छीनकर रिसीवर वापस पटक देता है और गुंजन के बाल पकड़कर उससे कहता है कि तुमसे कितनी बार कहा है, उस आवारा और बदचलन बहन का नाम मेरे सामने कभी मत लेना। तुम्हें क्या एक बार में समझ में नहीं आता? पता नहीं किसके साथ भागी है, हर जगह हमें ही अपना सर झुकाना पड़ता है। ये सुनकर गुंजन रोते हुए कहती है, ऐसा मत कहिए, मैं जानती हूँ वो किसी मुसीबत में फंसी हुई है। आज 6 महीने बाद उसने फ़ोन करा है और आपने उसे भी काट दिया। ये सुनकर राजेश गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं, जिससे वो ज़मीन पर गिरती है और रोने लगती है। आप पहले तो ऐसे नहीं थे। इस पर राजेश लगभग चीखते हुए कहता है, हाँ नहीं था मैं ऐसा, तभी तो तेरे जैसे आई है मेरे साथ। न जाने कब मेरा तेरे से पीछा छूटेगा। इतना बोलकर वो वापस अपने कमरे में सोने चला जाता है। गुंजन भी रोते हुए उसके पीछे कमरे में जाती है, पर उसकी आंखों से नींद काफ़ी दूर थी। उसके कानों में अपने बहन के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। रिया अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वो घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 2:30 बज रहे होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि इतनी रात गए कौन आया है। वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने नंदिनी खड़ी है और बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। उसे देखकर रिया कहती है, नंदिनी तुम कहाँ थी? तुम 6 महीने से? तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर वाले कितना परेशान हैं। उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और दीदी का तो बुरा हाल है। इस पर नंदिनी कहती है, मुझे पता है, मैं अपनी दीदी के लिए ही इधर उधर भटक रही हूँ। इस पर रिया कहती है, तुम अंदर आओ, और उसे अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी रिया का ध्यान नंदिनी के कपड़ों पर जाता है। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, पर नंदिनी के कपड़े एकदम सूखे थे और ये देखकर रिया उससे कहती है, अरे नंदिनी, बाहर तो इतनी बारिश हो रही है पर तुम बिल्कुल भीगी नहीं हो। इस पर नंदिनी उससे कहती है कि मुझे एक कार वाले ने लिफ्ट दे दी थी, इसलिए मैं भीगी नहीं, वही मुझे गेट पर छोड़कर चला गया। इस पर रिया कहती है कि चलो ये तो अच्छी बात है। तभी नंदिनी बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। तो रिया उससे कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें मम्मी पापा के कमरे में लेकर चलती हूँ। वैसे भी वो लोग कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, इसलिए उनका कमरा खाली है, तुम चाहो तो वहाँ जाकर रुक सकती हो। और नंदिनी को उस कमरे में छोड़कर वो वापस अपने कमरे में आ जाती है। रिया अपने कमरे में आकर सबसे पहले गुंजन को फ़ोन करती है। गुंजन फ़ोन की घंटी सुनकर तुरंत दौड़कर हॉल में आती है और कॉल रिसीव करती है, इस उम्मीद में कि शायद नंदिनी ने दोबारा कॉल करा होगा। पर सिर्फ नंदिनी नहीं रिया होती है और वो उससे कहती है, दीदी नंदिनी यहाँ मेरे घर पर है। ये सुनकर गुंजन उससे कहती है कि रिया तुम कुछ भी करके उसे कल सुबह तक अपने घर पर रोके रहना। कल मैं तुम्हारी जीजा से कुछ बहाना बनाकर तुम्हारे घर आती हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे घर पर नन्नी से मिलने आई हूँ तो गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। अगले दिन सुबह ही गुंजन मंदिर का बहाना बनाकर जल्दी से रिया के घर पहुँच जाती है और उससे पूछती है कि कहाँ है वो। तब रिया कहती है, मेरे पापा के कमरे में आराम कर रही है। शायद थकने के कारण काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रही है, इसीलिए अब तक नहीं उठी। जब वे दोनों नंदी के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि नंदी वहाँ नहीं होती। ये देखकर गुंजन रिया से कहती है, कहाँ है वो? दीदी मैंने तो उसे यहीं पर छोड़ा था, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने तो उसे बाहर जाते हुए भी नहीं देखा, और अगर वो कहीं गई भी होती तो घर तो खुला ही होना चाहिए था ना। पर जब आप आए तो घर अंदर से बंद था, मैंने ही आपके लिए दरवाज़ा खोला। इस पर रिया और गुंजन वहीं खड़े होकर नंदिनी के बारे में सोचते रह जाते हैं। राजेश आईने के सामने खड़े होकर शेविंग कर रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि गुंजन मंदिर से वापस आ गई है, तो वह बिना पीछे देखे कहता है, आ गई महारानी। पर गुंजन कोई जवाब नहीं देती। इस पर राजेश चिढ़ते हुए कहता है, अब क्या मुंह में दही जमा ली है, कुछ बोलोगी भी? और शेविंग करने लगता है।
अचानक उसका शेविंग करता हुआ हाथ हवा में ही रुक जाता है। वो छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर छुड़ा नहीं पाता और तभी उसके शेविंग ब्लेड से उसके गालों पर गहरा कट लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके हाथों को ज़बरदस्ती पकड़कर उसके चेहरे पर ये घाव दिए हों। उससे बहुत खून निकलने लगता है और ये सब देखकर राजेश गुस्से से पागल हो जाता है और पीछे पलटता है तो वो देखता है गुंजन हाथों में पूजा की थाली ले खड़ी है। राजेश को अपनी तरफ मुड़ते देखकर उसके हाथ से पूजा की थाली छूट जाती है और वो थर थर कांपने लगती है। राजेश गुस्से से उसके पास आता है और उसके हाथ से पूजा की थाली नीचे फेंक देता है और उसके गाल पर एक तमाचा मारकर उसे गिरा देता है। बोल कहाँ गई थी? इस पर गुंजन डरते हुए कहती है, मैं तो रिया के घर गई थी। इस पर वो बोलता है, अच्छा तो तू रिया के घर पर मंदिर की पूजा करती है? इस पर गुंजन रोते हुए बोलती है कि मैं रिया के घर पर नंदिनी से मिलने गई थी। मुझे डर था कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप मुझे जाने नहीं दोगे, इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला। इस पर वो गुस्से से बोलता है, देख मैंने तुझे पहले ही इतनी बार समझाया है कि मेरे सामने उसका नाम मत लिया कर। वो जिंदा है, मर गई, किसके घर पर है किसके घर पर नहीं है, तुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर उसके बाद भी तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आज तो हद ही हो गई, तूने मुझे जान से मारने की कोशिश करी। इस पर गुंजन बोलती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मैं तो अभी अभी मंदिर से आई हूँ। इस पर राजेश कहता है, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जिस पर गुंजन नाम में अपना गर्दन हिलाती है। गुंजन डरते हुए राजेश से कहती है, आपके घाव से खून निकल रहा है, मैं दवाई लगा देती हूँ। इस पर राजेश उसे धक्का दे देता है और कहता है, जे जल्दी से लेकर आ, और खुद कुर्सी पर बैठकर अपने घाव को सहलाने लगता है। जब गुंजन उसे दवा लगाने लगती है तो जलन के मारे वो उसे धक्का दे देता है और बोलता है, तूने तो कसम खा ली है मुझे जान से मारने की। और ये कहकर जैसे गुंजन की तरफ वो बढ़ता है, धड़ाम से वो नीचे गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़कर उसे जानबूझकर गिरा दिया हो। ये सब देखकर वो और गुस्से से पागल हो जाता है और गुस्से से गुंजन के बाल पकड़कर उससे कहता है, ये सब तू ही कर रही है ना? गुंजन रोते हुए नाम में गर्दन हिलाती है, मैं तो आपके सामने यहीं पर गिरी पड़ी थी, भला मैं कुछ कैसे कर सकती हूँ? इस पर राजेश कुछ सोचने लगता है और उससे बोलता है, जो दफा हो जाए मेरी नज़रों से। इससे गुंजन रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी राजेश को अपने पीछे खिड़की पर किसी का साया नजर आता है। वो दौड़कर जाकर देखता है पर तब तक वो साया वहां से गायब हो चुका होता है। गुंजन के पापा उमेश जी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी पत्नी निधि उनके लिए चाय लेकर आती है और वो चाय बनाकर उन्हें पकड़ाती है। तभी उमेश जी को नंदिनी के कमरे से किसी लड़की के खिसकने की आवाज़ आती है। ये सुनकर वो अपना चाय का प्याला नीचे रखकर इधर उधर देखने लगते हैं। उन्हें ऐसे देखकर उनकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ? इस पर उमेश जी कहते हैं, तुमने आवाज़ नहीं सुनी? निधि कहती है, कौन सी? कोई आवाज़ नहीं सुनी मैंने तो। और उमेश जी को लगातार वो आवाज़ आ रही होती है। वो वहाँ पर पहुँचकर देखते हैं कि नंदिनी अपने बेड पर बैठकर अपने सर को झुकाकर रो रही होती है और उसे ऐसे देखकर उसके पापा बोलते हैं, बेशर्म आ गई तू, अब भी चैन नहीं मिला। अगर थोड़ी शर्म बाकी है तुझ में तो यहाँ से चली जा बहुत जल्दी। उसकी आवाज़ सुनकर निधि वहीं से कहती है, क्या हुआ, आप किससे बात कर रहे हो? इस पर उमेश जी नंदिनी से कहते हैं, सुना तूने, हमारे बात करने की आवाज़ हॉल तक जा रही है। इससे पहले कि निधि यहाँ पर आए, यहाँ से चली जा। और वो हॉल में जाने लगते हैं। वहाँ हॉल में निधि उठकर उसी तरफ आ रही होती है। उमेश जी को अपनी तरफ आता देख वो उनसे कहती है, नन्नी आई है ना, तुम उसी से बात कर रहे थे ना? इस पर वो बोलते हैं, हाँ, पर तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर निधि उनकी बात नहीं मानती और उस कमरे की तरफ चली जाती है। पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो नंदिनी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। और ये देखकर उमेश जी कहते हैं, अच्छा हुआ खुद ही चली गई, वरना मैं उसे धक्के मार कर निकाल देता। इतना बोलकर वो वापस चले आते हैं और निधि वहीं खड़ी होकर
अपनी बेटी नंदिनी के बारे में सोचकर रोने लगती है। सोनल अपने कमरे में बैठकर रात में अस्पताल में हुए वाक्य के बारे में सोच रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि कल रात जो हुआ वो उसका वहम था या फिर हकीकत, और वो सोच ही रही होती है कि तभी उसके घर की बेल बजती है। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। वो देखती है कि सामने राजेश खड़ा होता है। उसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है। दरअसल सोनम और राजेश का पिछले 4 महीने से अफेयर चल रहा होता है। इसी की वजह से राजेश गुंजन पर इतने अत्याचार करता था ताकि वो उसे छोड़कर चली जाए, जिससे वो सोनम के साथ शादी कर सके। तभी सोनम की नज़र राजेश के चेहरे पर जाती है, जहां उसके गालों पर वो चोट के निशान होते हैं जो उसे सुबह शेविंग करते समय लगे थे। तो पूछती है कि कैसे लगी। इस पर वो बोलता है, क्या बताऊं, जब से मनूस मेरी ज़िंदगी में आई है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। खैर छोड़ो। वो दोनों अंदर जाते हैं और सोनम फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसको मलहम लगाने लगती है और राजेश के बगल में बैठते हुए कहती है, कभी कभी छोटा घाव भी नासूर बन जाता है। ऐसे किसी घाव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो और क्या करूं मैं, वो मनूस मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो तुम साफ साफ उसे बता क्यों नहीं देते। तो राजेश बोलता है, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे भी कुछ दायरे हैं। इस पर सोनम कहती है, साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते और मेरे साथ बस टाइम पास कर रहे हो। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। अरे मैंने कितने अत्याचार नहीं करे, पर वो है कि सती सावित्री बनकर मेरे गले में पड़ी हुई है, जिसे मैं चाह कर भी निकाल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अगर उसे ऐसे समझ नहीं आ रहा तो हम दूसरे तरीके से समझाएंगे। इस पर राजेश बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। इस पर वो मुस्कुराने लगती है और बोलती है, इधर आओ। इसके बाद वो उसके कान में कुछ बताती है, जिसे सुनकर राजेश भी मुस्कुराने लगता है और दोनों आंखों ही आंखों में उसे अंजाम देने का फैसला करते हैं। फिर सोनम फर्स्ट एड बॉक्स से इंजेक्शन निकाल कर तैयार करती है और राजेश से कहती है, लाओ हाथ आगे करो, मैं दवा देती हूँ, इससे तुम्हारे घाव में इन्फेक्शन नहीं होगा। जिस पर राजेश भी अपना हाथ मुस्कुराते हुए आगे करता है, पर जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। वो बहुत कोशिश करती है पर उसका हाथ हिलता तक नहीं। इधर राजेश भी आंखें बंद करके बैठा रहता है, पर जब उसे इंजेक्शन लगने का असर महसूस नहीं होता तो वो देखता है, क्या हुआ, इंजेक्शन नहीं लगाया। पता नहीं राजेश क्या हुआ, मेरा हाथ हवा में ही रुक गया है। इस पर राजेश उसकी बातों का मतलब नहीं समझता और मुस्कुराते हुए कहता है, होता है अक्सर, तुम घबराओ मत, इंजेक्शन लगाओ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। सोनम लाख कोशिश करती है पर वो इंजेक्शन नहीं लगा पाती। तभी अचानक से उसका हाथ हवा में हिलता है और राजेश के हाथों पर एक जोरदार खरोंच मार देता है। इंजेक्शन राजेश के हाथों में घुसकर उसके हाथ पर एक गहरा घाव दे देता है, जिससे राजेश चिढ़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये क्या करा तुमने, तुम्हारी जगह गुंजन होती ना, अभी तक उसकी जान ले लेता हो। इस पर सोनम हड़बड़ाते हुए कहती है, गलती से हो गया, पता नहीं कैसे हो गया सब, मैंने जानबूझकर नहीं करा। हाँ, इतना बड़ा कट तो अपने आप लग गया ना। इस पर सोनम कहती है, पता नहीं, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, मैं जो नहीं करना चाहती वो भी हो रहा है। अभी पता नहीं कैसे मेरा हाथ हवा में ही अटक गया था। मैंने बहुत कोशिश करी पर मेरा हाथ नहीं हिल रहा था, और फिर जब अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर तुम्हारे हाथ पर घाव मार दिया हो। ये सुनकर राजेश भी कहता है, मेरे साथ भी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर राजेश और सोनम सोफे पर बैठकर ही इस बारे में बात करने लगते हैं। इधर रिया किचन में अपने लिए दोपहर का खाना बना रही होती है। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है। वो किचन से बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि नन्नी सामने खड़ी थी, जिसे देखकर वो बोलती है, तू कहाँ थी, सुबह कहाँ चली गई थी, तुझे पता है गुंजन दीदी आई थी और तुझे ना पाकर कितनी उदास हो गई थी। हाँ मुझे पता है, मैं अपनी दीदी के लिए यहाँ वापस आई हूँ। इस पर रिया उसे वापस कमरे में लेकर जाती है। उसे बेड पर उठाकर जैसे ही रिया कुछ पूछने वाली होती, तभी वहाँ गुंजन भागते हुए आ जाती है
और नंदिनी को सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंदिनी भी अपनी दीदी को सामने देखकर रोने लगती है। दरअसल सुबह जब गुंजन रिया के घर आई थी तब वो रिया से कह कर गई थी कि अगली बार जब नंदिनी तुम्हारे घर आए तो मुझे सिर्फ मिस कॉल मार देना, मैं दौड़े दौड़े यहाँ पर आ जाऊँगी। और जब नंदिनी यहाँ पर आई थी तो रिया ने उसकी नज़र बचाकर गुंजन को मिस कॉल कर दी थी, जिसे देखकर गुंजन वहाँ पर आ गई थी। गुंजन रोते हुए बोलती है, तू कहाँ चली गई थी हम लोगों को छोड़कर? नंदिनी रोते हुए बोलती है, दीदी क्या आपको भी वही लगता है जो सब लोग मेरे बारे में सोचते हैं? नहीं मेरी बहन, मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है। मैं नहीं जानती कि लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरी बहन कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। इतना कहकर जैसे ही नंदिनी आगे बढ़ती है उसे गले लगाने के लिए, नंदिनी चिल्लाने लगती है, नहीं दीदी मुझे हाथ मत लगाना। इस पर गुंजन थोड़ी विचलित हो जाती है और कहती है, मुझसे कोई भूल हुई है क्या जो तुम मुझसे इतनी नाराज़ है कि अपने पास भी नहीं आने दे रही? नहीं दीदी, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, पर प्लीज़ आप मुझे हाथ मत लगाना। पर गुंजन उसकी बात नहीं मानती और उसे छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है वो दौड़कर वहाँ से बाहर चली जाती है। गुंजन उसके पीछे आवाज़ लगाते हुए जाती है पर वो रुकती नहीं और पता नहीं कैसे पल भर में ही कहीं गायब हो जाती है। गुंजन की आवाज़ सुनकर रिया भी किचन से बाहर आती है तो देखती है गुंजन अकेली ही दरवाजे के पास खड़ी है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो पाती है कि वहाँ से बहुत दूर नंदिनी दौड़ते हुए जा रही होती है। गुंजन थके हुए कदमों से बाहर आती है और घर का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर हॉल में आती है उसके सामने से राजेश की तस्वीर ज़मीन पर गिर जाती है और चूर चूर हो जाती है। ये देखकर गुंजन दौड़कर उसकी तस्वीर उठाती है। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज़ आती है और जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो ऊपर से नंदिनी आ रही होती है। उसे सामने देखकर गुंजन उससे बोलती है, तुम यहाँ पर? हाँ दीदी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम्हारे लिए ही तो दर दर भटक रही हूँ। इस पर गुंजन बोलती है, मैं कुछ समझी नहीं। तो नंदिनी कहती है, तुम बहुत भोली हो दीदी, कुछ समझती ही तो नहीं। तुम जिसे रात दिन भगवान समझकर पूछती हो वो भगवान नहीं शैतान है। इस पर गुंजन बोलती है, मैं समझ नहीं पा रही, अगर तुमसे कोई गलती हुई तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इस पर नंदिनी रोते हुए कहती है, नहीं मुझसे कोई भूल नहीं हुई, भूल तुमसे हो रही है कि तुम अब भी उस शैतान को पहचान नहीं पा रही जिसे तुम अपना पति समझती हो। इस पर वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बक रही हो तुम? नंदिनी भी उसी आवाज़ में कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, उसका किसी और के साथ अफेयर है और वो उसके साथ मिलकर यहाँ तुम्हें मारने आ रहा है। मैं तुम्हें यहाँ पर उससे बचाने आई हूँ। इस पर गुंजन गुस्से में नंदिनी पर हाथ उठा देती है पर उसका हाथ नंदिनी के शरीर से आर पार निकल जाता है और ये देखकर तो गुंजन के होश ही उड़ जाते हैं। इस पर नंदिनी रोते हुए कहती है, तुम उसे क्या मारोगी जो बहुत पहले ही जान से मर चुका है? क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मेरा हत्यारा कौन है? जिस पर गुंजन किसी तरह बस अपनी गर्दन हिला पाती है। तो नंदिनी कहती है, मेरा हत्यारा और कोई नहीं बल्कि आपका पति, आपका भगवान और मेरा जीजा राजेश है। नंदिनी अब बताना शुरू करती है, ये बात तब की है जब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी। ये सुनकर गुंजन के मुंह से बस क्या निकलता है। तो नंदिनी कहती है, हाँ दीदी, मैं हमेशा की तरह उस दिन भी अपने ऑफिस से घर के लिए निकली थी पर रास्ते में तेज़ बारिश होने लगी। मैं उस दिन छाता लेकर भी नहीं गई थी तो बारिश से बचने के लिए एक घर के सामने मैं रुक गई। वहाँ खड़े मुझे मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे कि बारिश बहुत तेज़ होने की वजह से मैं पूरी तरह से भीग गई थी। मेरे कपड़ों से और बालों से लगातार पानी टपक रहा था। ये सब देखकर मैं परेशान हो ही रही थी कि तभी उस समय उस घर का दरवाज़ा खुलता है और मेरे सामने तुम्हारे पति यानी कि राजेश आ जाते हैं और वो मुझे अजीब तरह से देखने लगते हैं। ये देखकर मैं भी थोड़ी असहज हो जाती हूँ और वहाँ से जाने लगती हूँ। तभी वो बोलते हैं, अरे आप कहाँ जा रही हो? काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। जी हाँ, मैं बारिश से बचने के लिए ही आपके घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई थी, माफ़ करना। इस पर राजेश बोलता है, अरे कोई बात नहीं, आप प्लीज़ अंदर आइए। मैंने उसे कई बार मना करा पर वो माना नहीं और फिर मैं हार मानकर अंदर चली ही गई।
वो मुझे हॉल में ले गया और मुझसे बोला, आप घबराइए मत, मैं शरीफ आदमी हूँ और दूसरों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है। इस पर मैंने बस मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसने कहा, आप तो बहुत भीग गई हो, रुकिए मैं आपके लिए तौलिया और चाय लेकर आता हूँ। इस पर मैंने कहा, नहीं नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपने मेरे लिए बहुत कुछ करा। इस पर राजेश नहीं बोला। इस पर राजेश बोलता है, अरे ऐसे कैसे नहीं, आप बीमार हो जाएंगी। और वो अंदर जाकर तौलिया और चाय लाने लगता है। मैं सोफे पर बैठ गई। वो जल्दी ही चाय और तौलिया लेकर आ गया। उसने तौलिया मेरी ओर दे दिया। मैंने भी मुस्कुराकर तौलिया लिया और अपने गीले बालों को पोंछने लगी। तब भी राजेश मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैंने उसे नज़रअंदाज करा। उसके बाद उसने मुझे चाय का कप थमाया और ख़ुद भी एक कप चाय लेकर बैठ गया और हम लोग मिलकर चाय पीने लगे। चाय पीते वक्त वो मुझे अजीब तरीके से देख रहा था और फिर उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने बता दिया। फिर उसने वही सब सवाल पूछे, मैं कहाँ रहती हूँ और इस टाइम पर क्या कर रही थी। तो उसके सवाल मुझे थोड़े अजीब लगने लगे और मैं थोड़ा असहज होने लगी। फिर भी मैं खुद पर काबू करके उसके सामने मुस्कुराते हुए बैठी रही। फिर उसने मुझसे कहा, देखिए मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है, ये बारिश की बूंदें आपके चेहरे पर गिरकर खुद को बहुत खुशनसीब समझ रही होंगी। तब उसकी इस बात से मैं गुस्सा हो गई और चाय का कप वहीं रखकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अब मुझे चलना चाहिए। इस पर आयुष तुरंत खड़ा हो गया, अरे आप तो बुरा मान गई, देखिए मैंने जो कहा दिल से कहा। उसकी बात से मुझे चिढ़ होने लगी थी। मैंने उससे बोला, लगता है आप ज़्यादा ही फिल्में देखते हो। और उस पर वो बेशर्म की तरह हंसने लगा और कहता है, मुझे रोमांटिक मूवीज़ बहुत पसंद हैं और शायद उसी का असर है कि मुझे पहली नज़र में आपसे प्यार हो गया। ये बात सुनकर मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैं दरवाजे की तरफ जाने लगी और उसने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने अपने गुस्से को पीते हुए शांति से कहा, कंधे से हाथ हटाइए। मैंने दोबारा बोला पर वो नहीं हटाया। अब मैं अपना गुस्सा और बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने उसके मुंह पर एक करार थप्पड़ मार दिया। अगली बार जब आपको पहली नज़र में किसी से प्यार हो तो इस थप्पड़ को याद करना। और इतना बोलकर मैं उसी बारिश में उसके घर से निकल गई और वो वहीं खड़े होकर मुझे गुस्से से देख रहा था। इसका मतलब तू और तेरे जीजा पहले से एक दूसरे को जानते थे? इस पर नंदिनी हाँ बोलती है। वो आगे बताती है कि इस बात को काफ़ी समय बीत गया और मैं उस घटना को भूल भी गई थी। तब एक दिन माँ ने मुझे बताया कि तुम्हें देखने कोई लड़का आ रहा है, तो मैं बाजार से समोसे और कचौड़ियाँ ला दूँ। मैं बाजार चली गई। तभी गुंजन बोलती है, हाँ मेरा रंग गहरा है ना, इसलिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था और जब रिश्ता आया तो मैं तैयार होने चली गई। जब मैं तैयार हुई तो मम्मी ने आकर मुझसे कहा, अच्छा वो तुम तैयार हो गई, लड़का भी आने वाला होगा। इस पर मैंने माँ से कहा, इस बार भी रिश्ता टूट गया तो उसके बाद मैं अपने दिल से शादी का ख्याल निकाल दूंगी। ऐसा मत सोचो बेटी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो सब तो ठीक है, पर नंदिनी कहाँ रह गई? उसे समोसे और कचौड़ी लाने के लिए बोला था। हाँ पता नहीं, अभी तक आई नहीं। अरे मैं लड़कों वालों को कैसे जाकर कहूँगी कि सब तूने अपने हाथों से बनाया है। इस पर मैंने माँ से कहा, मैं कोई हलवाई की बेटी हूँ जो मुझे वहाँ जाकर समोसे और कचौड़ियाँ बनानी है। ये सुनकर सभी हंसने लगे। थोड़ी देर में वो सभी लोग आ गए और माँ और पापा उन लोगों से बात करने लगे। थोड़ी देर की बातचीत के बाद रिश्ता पक्का हो गया था। इस पर नंदिनी कहती है कि दीदी जब मैं समोसे और कचौड़ी लेकर आई तो सामने राजेश को बैठा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। पर जब माँ ने मुझे बताया कि राजेश ने तुम्हारे लिए हाँ कह दी है तो मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा और किसी से कुछ नहीं बोला और इस तरह तुम्हारी और राजेश की शादी हो गई। हाँ, शादी के बाद शुरू में तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं खुद को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझने लगी थी। इस पर नंदिनी बोलती है, हाँ इन्हीं सब बातों ने मुझे भी उनका भक्त बना दिया था और मैं भी उनकी सारी पिछली यादें भुलाकर अपने दिल से मिटा चुकी थी। जब मैं कभी ऑफिस से छूटकर जीजा जी के पास जाती और कहीं बाहर घूमने फिरने को कहती तो मुझसे कहते कि नहीं, तुम्हारी दीदी अकेली होगी घर पर और उसकी तबीयत ठीक भी नहीं रहती, तो मुझे उसको लेकर डॉक्टर के पास जाना है, हम फिर कभी चलेंगे। और इसी तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन जीजा घर आए।
मैंने दरवाज़ा खोला, हाय हेलो करा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा मम्मी पापा के पास गए और उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने मुझे परेशान करके रखा है। ये सुनकर मम्मी पापा भी डर गए और बोले क्या हुआ? यही तो बात है मम्मी जी, कोई गलती ही तो नहीं होती उससे। और सब लोग हंसने लगते हैं। ये सुनकर सभी ने राहत की भी सांस ली। इस पर जीजा जी कहते हैं देखिए ना, उसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं उसे कहीं हिल स्टेशन घुमाने ले जाऊं, पर वो मानने को तैयार नहीं है और कहती है कि नहीं, आपको ऑफिस है, आपको ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। इस पर मैं जीजा के सामने आ गई और उनसे कहा मैं हूँ ना, आप परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे भी मेरी कॉलेज की छुट्टियाँ हो गई हैं तो मैंने किसी सहेली के साथ जाने का विचार करा था, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ ही हिल स्टेशन चल दूँगी। मैं साथ में रहूँगी तो दीदी मना भी नहीं करेगी। ये सुनकर जीजा जी ने बोला ठीक है, ये तो तुमने सही कहा, एक काम करो, तुम मेरे हिल स्टेशन वाले फार्म हाउस पर चली जाओ और वहाँ जाकर अपनी दीदी को फ़ोन करके बुला लेना। फिर 2 दिन बाद मैं और तुम्हारी दीदी भी वहाँ पर आ जाएंगे। ये सुनकर मैंने कहा हाँ ठीक है, और अगले दिन मैं हिल स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गई। इसके लिए जीजा जी ने एक ड्राइवर को भेजा था और उसके साथ मैं हिल स्टेशन के लिए निकल पड़ी। हम लोग फार्म हाउस पर पहुंच गए। ड्राइवर ने मेरा सामान अंदर रखा और मुझसे कहा अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं ये बाहर ही हूँ। इसके बाद मैं घूम घूम कर वो घर देखने लगी। जाते वक्त उस ड्राइवर ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने टेलीफोन का तार भी काट दिया था ताकि मैं आपको फ़ोन ना कर सकूं। जब मैं पूरी तरह घूम चुकी थी घर, तब मुझे आपको फ़ोन करने का याद आया और हाल ही में रखे टेलीफोन के पास जाकर आपका नंबर जब मैंने मिलाया तो फ़ोन लगा ही नहीं। मैंने बहुत बार ट्राई करा और फिर थक हार कर बैठ गई। फिर मैं दरवाजे के पास गई तो दरवाज़ा भी नहीं खुला। मैंने ड्राइवर को बहुत आवाज़ लगाई पर कहीं से कोई भी आवाज़ नहीं आई। आखिरकार मैं थक गई तो मैं किचन में गई और अपने लिए चाय बनाकर लाई और सोफे पर बैठकर चाय पीने लगी। चाय पीने के बाद मैंने अपने बैग से मैगज़ीन निकाली और पढ़ने लगी। थोड़ी देर में ही मुझे नींद आने लगी और मैं वहीं सोफे पर बैठी बैठी सो गई। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि किसी कमरे के बेड पर थी और मेरे सामने एक चेहरा था जो कि हंस रहा था। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था और मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रही थी। किसी तरह जब मैंने अपनी आंखों पर जोर डाला तो देखा कि वो राजेश ही था। मैंने उससे कहा कि आप यहाँ, तो दीदी कहाँ हैं और ये मुझे क्या हो गया है, मेरा सर इतना भारी क्यों है? इस पर वो हंसते हुए बोलता है ये सब मेरी ही प्लानिंग थी तुम्हें यहाँ बुलाने की, तुझे क्या लगा तू मुझे थप्पड़ मारकर चली जाएगी और मैं तुझे जाने दूंगा? अरे तुझसे बदला लेने के लिए तो मैंने तेरी उस भद्दी सी बदसूरत बहन से शादी कर ली। इतने दिनों तक अच्छे बनने का नाटक करा ताकि आज मेरा मकसद पूरा हो जाए। मैं उसके सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, उससे खुद को छोड़ देने के लिए भीख मांगी पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। और इस तरह उस दिन सिर्फ मेरी इज्जत ही तार-तार नहीं हुई बल्कि उसने मुझे जान से भी मार डाला और वहीं फार्म हाउस के बगीचे में गाड़ दिया। तब से लेकर आज तक मैं एक आत्मा बन के भटक रही हूँ। मैंने तो उसे अपनी हत्या के लिए माफ़ भी कर दिया था, पर अब वो तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है और मैं ये नहीं होने दूंगी। जो मेरे साथ हुआ है मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगी। उसने तो एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए हम दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये सब सुनकर गुंजन सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और कहा मेरी बहना, जो तूने अपनी दीदी के लिए बलिदान दिया है, ऐसा बलिदान आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। मुझे माफ़ कर दे कि मैंने तुझे गलत समझा। इस पर नंदिनी बोलती है नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो गुंजन बोलती है अब आगे क्या होगा? इस पर नंदिनी कुछ बोलती है और दोनों तैयारी करने लगते हैं। राजेश सोनम के साथ बैठकर अपने घर आता है। सोनम गाड़ी में बैठकर राजेश को एक बोतल देती है और कहती है अपनी पत्नी को पानी में मिलाकर ये दवाई दे देना, इससे उसका दम घुटने लगेगा और बेचैनी होने लगेगी। फिर तुम मुझे फ़ोन कर देना और मैं आकर उसे इंजेक्शन दे दूंगी। इससे उसका काम हमेशा के लिए तमाम हो जाएगा और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। राजेश घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो देखता है सामने गुंजन नीचे बैठकर उसकी टूटी हुई तस्वीर के टुकड़े उठा रही होती है। राजेश उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है।
राजेश को सामने खड़ा देखकर गुंजन घबरा जाती है और रोते हुए कहती है, वो गलती से फ़ोटो गिर गई थी, मैं अभी साफ़ कर देती हूँ। ये सुनकर राजेश उसे कंधे पकड़कर उठाता है और बोलता है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी दवाई लेकर आया हूँ जिसे खाकर तुम हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाओगी। तुम यहीं सोफे पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए किचन से पानी लेकर आता हूँ। राजेश गुंजन को सोफे पर बिठाकर पानी लेने किचन में जाता है और फिर पानी में वो दवा मिलाकर गुंजन को दे देता है। गुंजन वो पानी पी लेती है और तभी थोड़ी देर बाद वो अपना गला पकड़कर छटपटाने लगती है। उसे ऐसे देखकर राजेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उससे कहता है, रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। और वो इशारा करके सोनम को घर में बुला लेता है। सोनम अंदर आती है और वो जहर का इंजेक्शन तैयार करने लगती है। ये सब देखकर गुंजन बहुत डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर राजेश उसे पकड़ लेता है और तभी सोनम भी अपने हाथ से उसको पकड़ लेती है और वो दोनों मिलकर गुंजन को इंजेक्शन लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर गुंजन पकड़ में नहीं आ रही होती है। इस पर सोनम गुस्से से राजेश से बोलती है, क्या कर रहे हो, इसका हाथ पकड़ो। तभी देखते ही देखते गुंजन नंदिनी में बदल जाती है और सोनम के गालों पर एक जोरदार तमाचा मारती है। मुझे इंजेक्शन लगाएगी, इतनी हिम्मत तेरी, ये इंजेक्शन अब मैं लगाती हूँ, देखती हूँ तू कैसे बचेगी। सोनम और राजेश दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों भागने की कोशिश करते हैं, पर हर तरफ से दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं और वो लोग उस घर में कैद हो चुके होते हैं। सोनम बहुत गिड़गिड़ाती है, पर नंदिनी पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर वो इंजेक्शन हवा में उड़कर सीधा सोनम के हाथ में आ घुसता है और उसका सारा जहर उसके शरीर में समा जाता है। देखते ही देखते सोनम की वहीं मौत हो जाती है और सोनम का यह हाल देखकर राजेश डर के मारे भागने लगता है, पर तभी नंदिनी उसके सामने आ जाती है और अपने सामने उसे देखकर वो डर कर पीछे गिर जाता है। माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ। यह सुनकर नंदिनी कहती है, तेरे जैसा पति होने से अच्छा है कि मेरी बहन विधवा ही रहे। जैसे तूने मेरी बहन को मारने की कोशिश करी, अब उसी जहर से मैं तुझे मारूंगी। और देखते ही देखते हवा में वही जहर भरा पानी का गिलास आ जाता है। राजेश उसे पीने के लिए मजबूर हो जाता है। वो कोशिश करता है पर चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता और जैसे ही उसके शरीर पर उसका नियंत्रण जाने लगता है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इस तरह नंदिनी दोनों पापियों को उनकी सज़ा देकर अपनी बहन गुंजन से बोलती है, तुम इसकी मौत का शौक मत बनाना। नहीं मेरी बहन, मैं इस आदमी की मौत का शौक क्यों मनाऊंगी? अरे इसने तो मुझसे शादी भी कहाँ करी थी, इसने तो सिर्फ बदला लेने के लिए हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो फिर भी जिंदा हूँ, पर तू हम लोगों से बहुत दूर जा चुकी है। इस पर नंदिनी अपनी बहन को आंसू भरी नज़रों से देखती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है।